Hello learners, I'm Riya Singh. Welcome to all of you on my channel. In this lecture, I'll discuss about Asian history. It is seventh part of history. तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य की. चलिए स्टार्ट करते हैं. शुंग एवं कण्व राजवंश. पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था. शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की. इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया. पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया. इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए. भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया. शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था. इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की. कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सु शर्मा हुआ. आगे देखते हैं. सातवाहन राजवंश. सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की. सातवाहन आंध्र वंश से कहा जाता है. शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान के बारे में दिया है ब्रैकेट में, गोदावरी नदी के किनारे. प्रतिष्ठान जो गोदावरी नदी के किनारे है में स्थापित की. सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की जो गोदावरी के किनारे है. प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भी है और डिटेल में दिया हुआ है. नेक्स्ट, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुक, शातवर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी. नेक्स्ट, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया. नेक्स्ट, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे. हाल ने गाथा सप्तशती ब्रैकेट में दिया हुआ है गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने वृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की. नेक्स्ट, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, शीशा, पोटी एवं कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया. सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिसे शीशे का इस्तेमाल करते थे, इसे रोम से मंगवाया जाता था. सातवाहनों के समय सर्वाधिक शीशा के ही बने थे. जो सिक्के थे शीशा के ही ज़्यादातर बने हुए थे. ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया. भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है. सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी. सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है. उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी. यहाँ पे ऐसा था, उनके जो राजाओं के नाम रखे जाते थे अब उनकी माताओं के नाम पे रखे जाते थे. ये प्रथा थी वहाँ की, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि. लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ तंत्रात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र को ही होता था. सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा. गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे. सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं काले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास. सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे. नोट, सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया. अब देखेंगे चेदी राजवंश. कलिंग ब्रैकेट में दिया हुआ है. अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ. इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख ब्रैकेट में दिया हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है. खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था. खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, ये याद रखिएगा, और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था. नेक्स्ट देखेंगे भारत के यवन राज. भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणियों का क्रम इस प्रकार है जो दिया हुआ है. हिंदू यूनानी, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलो आए, उसके बाद कुषाण आए. तो देखते हैं, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा. एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए. बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोट्स प्रथम ने किया. बैक्ट्रिया पर डियोडोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया. डियोडोट्स सेकंड
कॉमा यूथिडेम्स कॉमा डेमीट्रियस कॉमा मिनांडर कॉमा यूक्रेटाइडस कॉमा एंटी आल्किड्स तथा हॉर्मिकस। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग में अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंदू यूनानी का बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। आगे देखते हैं। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक जो इस टाइम है आधुनिक सियालकोट कहा जाता है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। याद रखिएगा। अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंदू यूनानी के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट क्या देखते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से प्रसिद्ध था? यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखेंगे शक। यूनानियों के बाद शकाएं। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब जो कि राजधानी पंजाब की थी उस टाइम तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोव था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। चारागाह की खोज के कारण वो भारत में आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय में विक्रमादित्य का एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात और विक्रमादित्य था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी हुए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख ब्रैकेट में दिया हुआ है गिरनार अभिलेख, लंबा जो अभिलेख था वो गिरनार अभिलेख कहा जाता है, उसे जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलव। पश्चिम उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों ने आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। कौन आया था? सेंट टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। नोट, पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। जो इनका मूल स्थान था ईरान में था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पहलव के बाद कुषाण है जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? यूची एवं तोखरी। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। आगे देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी ब्रैकेट में दिया हुआ गद्दी पर बैठने के समय वे एक सम्मत चलाया जो शक सम्मत कहलाता है, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान
वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क कौन थे? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। नोट, चीनी जनरल पेन चोवा ने कनिष्क को हराया था। किसको हराया था? कनिष्क को। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनका शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। नोट, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। किसने किए? कुषाणों ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कुषाणों ने उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत्र एवं संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। चीनियों ने इनको किसकी उपाधि दी? देवपुत्र की, कुषाण राजा को। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार किला के तक्षशिला प्रसिद्ध है। गंधार किला के लिए तक्षशिला जो बहुत फेमस है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो रेशम मार्ग पर जो नियंत्रण रख रहे थे, उनमें से जो शासक थे वो कुषाण वंश के शासक सबसे फेमस थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नोट, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। इसी समय बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं हम। संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करता था। स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत ब्रैकेट में दिया नार तिरुना बुक रशु ब्रैकेट में दिया अपार ने किया। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांडव राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्रथम जो है पात्तु है। सेकंड है इत्थु थोके तथा थर्ड है पादिनेन कील कनक्कू। नेक्स्ट देखेंगे तिरुवल्लुवर कृतकुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया गया है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचारशास्त्र, कामा, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। आचारशास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। आगे देखते हैं इसी में। यहाँ पे देख रहे होंगे स्थान दिए हुए हैं, अध्यक्ष दिए हुए हैं, संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए हुए हैं। प्रथम संगम जो है मदुरा। प्रथम जो संगम है मदुरा है। इसके अध्यक्ष जो है अगस्त्य हैं। संकलित महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है अक्तियम है। परिपदाल है, मधुनारे हैं, मधु कुरुकु है तथा कलारी अवारी ब्रैकेट में दिया, कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम है स्थान है कपाटपुरम, ब्रैकेट में दिया है अलेवाई समुद्र में विलीन। अलेवाई फिर से ब्रैकेट में दिया है समुद्र में विलीन। अध्यक्ष है अगस्त्य। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है टोलका पियम ब्रैकेट में दिया है तमिल व्याकरण कामारचना कार टोलका पियर। तीसरा संगम है स्थान है मदुरा। अध्यक्ष है नक्किरर और हैं संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है नेदुन थोके, कुरुन थोके, नत्रिनई, एनकुरु गुरु, परिपदाल, कुथु, वरी
पेरिशे तथा सित्रिसे आदि। नेक्स्ट देखेंगे इलांगो कृति शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसके कावेरी पट्टन के कोवलन उसकी पत्नी करड़ागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी स्वीत लेसत्तनार ने मणि मेकले की रचना की है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकले ब्रैकेट में दिया है कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीडनाथ 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद ही रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्त देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक्त देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश की 3 राज्यों चोल कामाचेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरूना नुन्नुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। किसे बताया गया है? करिकाल को। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 1300 ईस्वी, नेदुनजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टुवन 180 ईस्वी। सेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन लगभग 210 में सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों का अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय में मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर, नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगड़ी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम राजा में समय जानने के लिए जल घड़ी का उपयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण का मांस भक्षण करते थे तथा शुरा पीते थे। यहाँ पे दिया संगमकालीन कुछ अन्य जो वर्ग है उनके बारे में जान लेते हैं। पुलेयन फर्स्ट है पुलेयन, दस्तकारों का वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। सेकंड है एनियर, शिकारियों की एक जात थी जो शिकार करते थे, उनकी एक जात थी। थर्ड है मलवर, लूटपाट करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें मलवर कहा जाता है। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषिकर्म था। संगम साहित्य एवं व्यापारी वर्ग के वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। टोलका पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों जैसे दिए में ब्रह्मा, देव, आर्स, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पेशाच ब्रैकेट बंद का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतिड़े कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिकड़े व अनुचित प्रणय को पेरुंदिड़े कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तकियों एवं गायकों के दल धूम कर
नर्तक नर्तकियों एवं गायकों के दल घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्यकार में इन्हें पाड़र व विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर एवं ओवेयर जैसी कावित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल में लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल एवं अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार, उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कड़े सीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकरी, साल्यूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकरी मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडू चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला। यहाँ मानकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में एरिकमेडो को पेडोक कहा जाता है। संगम काल में ही मिस्र के नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को सीधे समुद्र में पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में इनका नाम सुब्रहाड्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म के स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र कहा गया। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुर्गन शब्द का भी यही अर्थ होता है। मुर्गन का प्रतीक है मुर्गा माना जाता था तथा इसके विषय में यह मान्यता था कि उसे पर्वत और क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है, यानी कि खेलना अच्छा लगता है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरुवश नामक एक पर्वतीय जनजाति स्त्री को मुर्गन की पत्नियों में माना गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।